देखो इधर, स्टार्ट करें। देखो, पहली चीज़ हम पढ़ रहे थे डार्विनिज़्म, है ना। डार्विनिज़्म का कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है, लेकिन डार्विनिज़्म के अंदर दो चीज़ें हमारी बाकी रह गई थी, एक नेचुरल सिलेक्शन और एक ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन हमने कल डिस्कस किया, हमने उसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स, कितने टाइप के नेचुरल सिलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक जो आपका जो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ना, वो एक अदर टॉपिक में दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो दे रखा है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में। एक डायग्राम दे रखा है उसमें, आपने देखा होगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, एक डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, वो आपका दे रखा है उस टॉपिक के अंदर, बट एक्चुअल टॉपिक है वो नेचुरल सिलेक्शन का। तो मैं चाहती हूँ हम उसे नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ लें ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, तो हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मेरे साथ साथ लिखते जाओ पहले, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इतना चीज़ नोट करो, फिर बताओ मुझे। देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है। हो गया, देखो इधर, कल हमारे यहाँ लाइट ही नहीं थी, इतनी गर्मी में नींद ही नहीं आई रात भर, बहुत सिर दर्द हो रहा है। खैर, देखो इधर, क्या हुआ, कल कहीं नहीं था, चलो अच्छा है, मेरी तरह तुम भी हो। देखो इधर, हमने पढ़ लिया था कि नेचुरल सिलेक्शन के तीन हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। पहले बता दो नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है। सबसे नेचर के अकॉर्डिंग जो सबसे फिट ऑर्गेनिज्म है उसे अगर नेचर सेलेक्ट कर ले तो हम उसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसके मैंने तीन एग्जाम्पल्स दे रखे थे, कौन कौन से? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, फिर ड्रग रेजिस्टेंस, सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए थे नेचुरल सिलेक्शन में। ये तीन एग्जाम्पल प्रूफ कर रहे थे कि हाँ नेचर एक्चुअल में सेलेक्ट कर रही है, हमारे सामने ये लाइव एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कितने तरह का हो सकता है? तो आपकी एनसीईआरटी कहती है नेचुरल सिलेक्शन 3 तरह का हो सकता है। कितने तरह का? 3 तरह का। पहला होता है स्टेबलाइजिंग, क्या होता है? दूसरा होता है डायरेक्शनल, तीसरा होता है डिसरप्टिव, ठीक है। चलो देखो इधर, देखो कितने टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है आपके? 3 टाइप के। पहला है स्टेबलाइजिंग, दूसरा है डायरेक्शनल, तीसरा है डिसरप्टिव, ठीक है। अब इन तीनों का मतलब क्या है, ये तीनों क्या कह रहे हैं, ये चीज़ समझते हैं। पहला हमने ले लिया है क्या? स्टेबलाइजिंग।
स्टेबलाइजिंग आपका नेचुरल सिलेक्शन है। देखो नॉर्मली हम एक ग्राफ से इंडिकेट करते हैं, सपोज कर लो ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ क्या दर्शाता है, ये ग्राफ ये दिखा रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ अ फिनोटाइप। कोई एक फिनोटाइप हमने ले लिया, मान लो हमने कोई एक हाइट का फिनोटाइप ले लिया। फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर्स हमें बाहर से दिखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स हमें बाहर से दिख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। जैसे मेरी लंबाई आपको बाहर से नज़र आ रही है तो मेरी लंबाई क्या है, फिनोटाइप है। किसी की भी लंबाई क्या है, फिनोटाइप है। एक पल के लिए मान लेते हैं लंबाई वाले कैरेक्टर को हमने ले लिया, ठीक है। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स बहुत छोटे हों, हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स बहुत बड़े हों, ठीक है। तो साइड वाला पोर्शन आपको ये दिखा रहा है कि इंडिविजुअल्स जो बहुत ही छोटे हैं, बौने जिसे आप कह सकते हो, वो इंडिविजुअल्स जो बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। नॉर्मली मीडियम साइज़ के इंडिविजुअल आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, ना ही बहुत छोटे ना ही बहुत बड़े। तो मीडियम साइज़ के जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलेगी। अपने क्लास में देख लो, क्लास में बच्चे होते हैं, है ना, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एकदम मंद बुद्धि होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैसे होंगे, एवरेज लोग ज़्यादा होंगे। किसी भी फिनोटाइप की आप बात करोगे उसमें एवरेज चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वाली कंडीशंस बहुत कम होंगी, ठीक है। जैसे एक हमने इंटेलिजेंस का एग्जांपल ले लिया क्लास का आपका, दूसरा हाइट का एग्जांपल लिख लिया, ठीक है। ऐसे कुछ भी एग्जांपल आप सेट करके देख लो, मीडियम साइज़ की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर हम फिनोटाइप्स को ऐसे देखें तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं, हम एक एक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। हाइट और इंटेलिजेंस के बेसिस पे आप क्या कह सकते हो, मीडियम साइज़ वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है। होता क्या है, अगर नेचर ऐसा कुछ करे कि सिर्फ मीडियम साइज़ वालों को सेलेक्ट करे और बाकी किनारे वालों को वो नेग्लेक्ट कर दे, ठीक है, बाकी किनारे आगे फ्यूचर में काम ना आए, तो ऐसे टाइप के सिलेक्शन को हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या कहेंगे, अगर सिर्फ मीडियम साइज़ वाले सेलेक्ट किए जा रहे हैं नेचर के द्वारा और साइड के लोगों को नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे टाइप के सिलेक्शन को हम क्या कहेंगे, बात समझ में आया, सिर्फ मीडियम साइज़ के सेलेक्ट होंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में, ठीक है। जैसे हमने एवरेज, जो भी आपका करिकुलम डिसाइड किया जाता है, करिकुलम मतलब सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस पैटर्न एनसीईआरटी डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है एवरेज स्टूडेंट्स के बेसिस पे, वो नहीं देखती बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बेसिस पे नहीं डिसाइड होता है, बहुत डल स्टूडेंट के बेसिस पे नहीं डिसाइड होता है, एवरेज स्टूडेंट्स के बेसिस पे सिलेबस डिसाइड होता है कि आपके क्लास के बच्चे कितना कैप्चर कर सकते हैं, एवरेज बच्चे कितना कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किन्हें सेलेक्ट करिए, वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम कर रही है। बात समझ में आई, इस तरह के सिलेक्शन को आप क्या कहोगे, स्टेबलाइजिंग। क्लियर, इसमें 1-2 लाइन लिखो, व्हेन
हो जाए तो बताना मुझे। जल्दी नोट करो ताकि मैं ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूं। मैं चश्मा उतार देती हूँ, लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं। तुम लोग नज़र ही नहीं आते हो मुझे उतारने के बाद। मुझे तो नज़र ही नहीं आता, तुम लोग गायब हो जाते हो जैसे। तुम्हारे चेहरे नहीं, बस लगता है कुछ बैठा हुआ है बस तुम्हारे चेहरे में। मैं तुम्हारे चेहरे आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगी। जब मैं कोटा गई थी तब से, नॉट जल्दी से, 3 साल। देखो इधर, हाय, मायोपिया या हाइपर मायोपिया, 2 ऑप्शन होते हैं, मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, मतलब कि आपको नज़दीक का ही ना दिखे, नज़दीक का ना, सॉरी, नज़दीक का दिखे दूर का ना दिखे, ठीक है। तो उल्टा नाम लेते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, लग रहा है कि निकट के दृष्टि का जो दोष होगा, लेकिन नहीं, निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष मतलब होता है कि नज़दीक का दिखे दूर का ना दिखे। चलो, तुम्हें कौन सी दिक्कत है? दूर वाली, सबको दूर वाली रहती है। खैर चलो इधर देखो, जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनको होता है नज़दीक का अक्सर। चलो इधर देखो, टॉपिक पे आओ। देखो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हम क्या करेंगे कि जो मीडियम साइज्ड वाले हैं, यानी कि मीडियम कैरेक्टर वाले जो चीज़ें हैं, उनको अगर सेलेक्ट कर लेते हैं नेचर, तो उसे आप क्या कहोगे? स्टेबलाइजिंग। ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है? देखो, मान लो ये बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल्स हैं, ये बहुत क्या हैं? बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। और बीच वाले क्या है? मीडियम साइज़ के हैं। तो यहाँ वाले कम हैं, इधर वाले भी कम हैं। इस तरह से सोच करके ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। बीच वालों को अगर नेचर सेलेक्ट कर रही है तो क्या यहाँ वाले कट के निकल जाएंगे? यस, इसीलिए आपका ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ कहने का मतलब ये चीज़ बहुत नैरो हो गई है। बात समझ में आ रही है? जो ओरिजिनल ग्राफ था वो बहुत ही नैरो हो चुका है और उसने किसे सेलेक्ट कर लिया है? मीडियम साइज़ वालों को। क्या मीन वैल्यू इसकी चेंज होगी? मीन वैल्यू मतलब टोटल का एवरेज वैल्यू, क्या चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, क्योंकि बीच वालों को ही इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो एक लाइन इसमें लिखो, मीन वैल्यू इज़ नॉट चेंज्ड, मीन वैल्यू इज़ नॉट चेंज्ड। इसमें मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने एवरेज वालों को ही सेलेक्ट किया है, ठीक है। देखो इधर, इसमें लिखा क्या है मैंने? व्हेन मीडियम साइज्ड और मीन वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स फिनोटाइप, ठीक है, इज सेलेक्टेड। अगर नेचर मीन वैल्यू को सेलेक्ट करती है तो इस टाइप के सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। यही बात मैंने लिखी है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल मैंने 2 लिए हैं। पहला, एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। सारा जो आपका सिलेबस डिसाइड किया जाता है वो एवरेज स्टूडेंट्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि एवरेज स्टूडेंट अगर कैप्चर करे तो इंटेलिजेंट वाला ऑफ कोर्स करेगा और डल वाले को हम मोटिवेट करके वो कैप्चर करवाएंगे। सारी चीज़ें आपकी एवरेज स्टूडेंट के बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि 6th क्लास का बच्चा का एवरेज बच्चा इतनी चीज़ें कैप्चर कर सकता है, तो वो चीज़ आपके सिलेबस में होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाइट का कैरेक्टर आप ले सकते हो। मैक्सिमम लोग लगभग सेम हाइट की एक हाइट होती है 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में आपको मैक्सिमम इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे हाइट के। 4 से कम या 5 से कम बहुत कम मिलेंगे और आपको 6 से 7 के लगभग बहुत कम मिलेंगे। मीन वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी हाइट के केस में भी। ऐसा ही होता है आपका बेबीज़ हैविंग वेट ऑफ 6 to 8 पाउंड्स। देखो, नॉर्मल बेबी का वेट होता है 7.3 पाउंड्स के लगभग, ठीक है। अगर वो 6 पाउंड का है तब भी ठीक है, 8 पाउंड का है तब भी ठीक है। इस बीच वाले बच्चे सर्वाइव करते हैं। अगर वो 6 पाउंड से कम है, ठीक है, या फिर 8 पाउंड से ज़्यादा है, तो उसके सर्वाइव करने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। ऐसे बच्चे ज़िंदा नहीं रहते हैं, अक्सर करके उनकी डेथ हो जाती है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं कर, उनके ऑर्गन्स, उनके मसल्स की वजह से ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, मसल्स के वेट की वजह से। ये रीज़न हो सकता है, ठीक है।
कहने का मतलब आपके लो वेट वाले बच्चे भी सर्वाइव नहीं करते और बहुत ज़्यादा वेट वाले बच्चे भी सर्वाइव नहीं करते हैं। एक और रीज़न हो सकता है बहुत ज़्यादा वाले बच्चों का, वोमेन अगर प्रेग्नेंट है, बहुत ज़्यादा अगर बेबी का वेट हो गया है तो वो डिलीवरी टाइम के पहले ही पार्चुरेशन हो जाएगा, तो वो उसकी डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकते हैं। तो देखो, तो अगर नेचर ने किसे सेलेक्ट किया, मीडियम वेट के बच्चों को सेलेक्ट किया है, तो ये भी किस टाइप का सिलेक्शन है आपका, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। बात समझ में आई? ये बेबी वेट वाला क्वेश्चन अक्सर नीट में आया हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बेबी वेट का क्वेश्चन आपका मोस्टली स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पे ही होता है। लेकिन एक बात सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कई बार हम चीज़ें याद कर लेते हैं कि बेबी वेट वाला हमेशा स्टेबलाइजिंग होगा, नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन में ऐसे कह दिया है कि 8 से 10 पाउंड को सेलेक्ट कर रहे हैं हम, पीछे वालों को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्टेबलाइजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन अगर बदल दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें पढ़ के लॉजिक समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में बेबीज़ वाला क्या जाएगा आपका, स्टेबलाइजिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसमें भी आपको पहला डायग्राम तो सेम बनाना है, क्योंकि वो क्या है, मेन डायग्राम है आपका, है ना। पहला आपको सेम बनाना है, दूसरा में थोड़ा सा अंतर है। मेरे साथ साथ लिख लो, अभी एक्सप्लेन करेंगे। इधर जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैं चाह रही हूँ आप लोग का फिनिश हो जाए टाइमली। क्या फिगर नहीं बनाया था? फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फिगर ही जनरली आपको बना के दिखाना है। जब भी आपके एग्जाम में आएगा फिगर ज़रूर बनाना है आपको इसमें। हम लोग जब 12th में थे तो ये क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्ज़ाम में आया था। 12th 11th नहीं, एनुअल एग्ज़ाम के पहले कौन सा एग्ज़ाम होता है? नहीं, प्री बोर्ड हम लोग में नहीं होता था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आया था हम लोग के। नहीं, हम लोग के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ही आया था क्वेश्चन, हमारे सुनील सर ने दिया था। ये टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और मुझे लास्ट वाला मैं भूल गई थी, लास्ट वाला मैंने नहीं किया था। नवजीवन में पढ़ के नवजीवन के बच्चे को पढ़ा रही हूँ। हाँ, एवरेज, हाँ, पर अच्छा लगता है। मतलब जैसे
रिद्धि है, रिद्धि को मैं जानती, मैंने उसे पहली बार देखा तो बड़ा अच्छा लगा। पहले इतनी छोटी सी थी, अब ये इतनी बड़ी हो गई है, मुझसे पढ़ रही है। सो ये सोच के अच्छा लगता है। चलो देखो इधर, सेकेंड सिलेक्शन क्या है आपका? डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल मतलब किसी एक डायरेक्शन में नेचर सेलेक्ट करेगी, यानी कि एवरेज वालों को नहीं सेलेक्ट करेगी, या तो किसी बहुत छोटे वाले को सेलेक्ट करेगी या तो बहुत ज़्यादा वाले को सेलेक्ट करेगी, लेकिन आपका मीन वैल्यू को सेलेक्ट नहीं करेगी। बात समझ में आया? कि मतलब एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, मीन वैल्यू पे शिफ्ट नहीं हो रही है। जो आपका एवरेज वाला था, एवरेज वाला यहाँ कंडीशन काम नहीं आ रही है, या तो वो बहुत कम वाले की तरफ शिफ्ट हो रही है या तो बहुत ज़्यादा वाले की तरफ। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल से समझना। मिल्च काउज, मिल्च काउज मतलब मिल्क गिविंग काउज। जो काउज की वैरायटी सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप की गई हैं, उसे आप कहते हो मिल्च काउज। अब कहोगे मैम काऊ तो मिल्क देने के लिए ही होती हैं। नहीं, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो काऊ को मीट के लिए प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रेड मीट बहुत फेमस है। रेड मीट, काऊ की मीट को हम रेड मीट कहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत फेमस है। तो कई काउस को इसलिए प्रोड्यूस किया जाता है, तो उनको हम मिल्च वैरायटी नहीं कहते हैं। मिल्च वैरायटी ऑफ काउज मतलब जो मिल्क के लिए मेनली प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, उनमें मसल्स डेवलपमेंट उतनी नहीं होगी, लेकिन उनमें मिल्क का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी काउस को हम कहते हैं मिल्च काउस। ठीक है, देखो काउस के केस में 3 कंडीशन हो सकती है। हम 3 कंडीशन मान के चलते, या तो बहुत कम मिल्क प्रोड्यूस करे, या तो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, या तो एवरेज मिल्क प्रोड्यूस करे। क्या हम एवरेज को सेलेक्ट करेंगे या ज़्यादा वाले को सेलेक्ट करेंगे? ज़्यादा वाले को इस केस में हम सेलेक्ट करेंगे। मिल्क गिविंग काउस के लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क वो प्रोड्यूस करे। तो क्या ये एक डायरेक्शनल सिलेक्शन है? यस, ये एक तरह का डायरेक्शनल सिलेक्शन है। आप एवरेज वालों को इसमें नहीं चूज़ करते हो, आप किसे चूज़ करते हो? ऐसी काउस को जो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे। तो ये किस टाइप का सिलेक्शन हो गया आपका? डायरेक्शनल सिलेक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, तो और इसमें एवरेज वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो एवरेज वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी इसकी। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू इस चीज़ की चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? हाँ मैम, कहोगे पीक तो सेम ही दिख रहा है, तो एवरेज वैल्यू कैसे चेंज हो गई? ज़रूरी नहीं है, ये पीक हमने मेज़र करके नहीं बनाया है। मान लो टोटल 100 काऊ हैं। ठीक है, 10 काऊ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी मिल्क बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रही हैं, 80 ऐसी हैं जो एवरेज मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं, और बाकी की 10 कैसी हैं जो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप उन 10 को सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी एवरेज वाली 80 वाली पीक कहीं और आएगी और 10 वाली पीक कहीं और आएगी, लेकिन सिलेक्शन आपका इसी वाले का हो रहा है। तो कहने का मतलब मीन वैल्यू आपकी चेंज हो जा रही है। बात समझ में आई? ठीक है, थर्ड हेडिंग लिखो, डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये सब इजी टॉपिक है, अभी चल रहे हैं, है ना। ये चैप्टर आपका बहुत इजी है, अगर आपको शुरुआत की चीज़ें बस समझने में आपको दिक्कत होती है, बाकी आपका इजी है ये चैप्टर। बस थोड़ा थोड़ा आपको याद करना है। बायोलॉजी तो याद ही करने के लिए है। वापस से पहला आप सेम बनाओगे, पहला फिगर, क्योंकि उसी से हम कंपेयर करते हैं।
इसका एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहो तो बता दूँ। देखो, पहला आपका सिलेक्शन कैसा था, स्टेबलाइजिंग, जो मीन वैल्यू को सेलेक्ट करता था। अनुराग इधर देखो। दूसरा सिलेक्शन कैसा था, डायरेक्शनल, जो या तो बहुत ज़्यादा वाले को सिलेक्ट करेगा या तो बहुत कम वाले को सिलेक्ट करेगा, किसी एक को सिलेक्ट करेगा, दोनों साइड नहीं। डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव कहने का मतलब जो आपकी मीन वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी साइड की वैल्यू सेलेक्ट की जाएंगी। ऐसा कब होता है ये समझेंगे अभी। देखो इसमें क्या क्या रहा है, दो पीक बनेंगे आपकी, एक ये पीक बनी और एक ये पीक बनी, यानी कि कम वाले इंडिविजुअल को या किसी भी एक तरह के इंडिविजुअल को हमने सेलेक्ट किया है, दूसरी तरह के लेकिन एवरेज वालों को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, टू एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब दोनों एक्सट्रीम साइड्स के, टू एक्सट्रीम्स आर सेलेक्टेड बट एवरेज इंडिविजुअल्स आर रिजेक्टेड। एवरेज इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट नहीं किया गया है। इसका एग्जाम्पल है शेल लिम्पेट्स। अब ये क्या है, शेल लिम्पेट्स एक आपका ऑर्गेनिज्म है, मॉलस्का समझते हो, मॉलस्का फाइलम पढ़ा है, नहीं पढ़ा? जो आपके स्नेल वगैरह होते हैं, स्नेल जानते हो? स्नेल को हिंदी में क्या कहते हैं, घोंघा, स्नेल, हाँ घोंघा ही कहते हैं शायद, है ना। उसके एग्जाम्पल कई सारे हैं, ठीक है। तो जो आपका स्नेल होता है ना, स्नेल तो सब जानते हैं ना, स्नेल होता है वो आपका एक मॉलस्क है। उस कैटेगरी के जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम मॉलस्क कहते हैं। जैसे आपका पर्ल ऑयस्टर होता है जिससे आपके मोती, असली मोती वगैरह निकाले जाते हैं, वो भी आपके एक मॉलस्क से निकाले जाते हैं। एक पूरा का पूरा एक फाइलम है, एनिमल किंगडम में एक फाइलम है, ठीक है, वो आपका क्या है, मॉलस्क है, ठीक है। एंड आई थिंक ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है आपके एनिमल किंगडम का। सबसे बड़ा तो फाइलम है आपका ऑर्थोपोडा, और आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम है फाइलम है आपका मॉलस्क का, ठीक है। चलो, तो ये जो आपका मॉलस्का है ना, मॉलस्का फाइलम का एक एग्जाम्पल है आपका सेल लिम्पेट। ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र वगैरह में पाया जाता है। ये सब मेनली वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला मॉलस्क ये आपका समुद्र में पाया जाता है, और इसका कैरेक्टर क्या है, देखो समुद्र के जो किनारे रॉक वगैरह होते हैं ना, मेनली ये इन पे चिपका रहता है, मतलब गीले रॉक्स वगैरह जो होते हैं नमी वाली जगह पे ये चिपका रहता है, ठीक है। या तो ये ब्लैक कलर का होगा या तो ये बहुत ही लाइट कलर का होगा। लाइट कलर वाले हल्के कलर के रॉक्स पे छिप जाते हैं, ब्लैक कलर वाले ब्लैक कलर के रॉक्स पे छिप जाते हैं। लेकिन अगर कोई मीडियम कलर कभी कभी आ जाता है, उनमें ब्लू कलर्स के कुछ बन जाते हैं, तो ब्लू वाले किसी भी रॉक्स में छिपने लायक नहीं रह जाते, तो उन्हें उनका प्रेडेटर आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है और खा लेता है। बात समझ में आई? फिर से सुनो, जो ब्लैक वाले होंगे वो ब्लैक कलर के रॉक्स पे छिप सकते हैं, वहाँ पे अगर वो रहें तो उनका जो खाने वाली जो उन्हें बर्ड्स होंगी जो उन्हें फीड कर रही हैं वो उन्हें देख नहीं पाएंगी दूर से, ठीक है, तो वो उन्हें वो ज़्यादातर बच जाएंगे। वाइट वाले भी बच जाएंगे आपके, क्योंकि वो वाइट वाले रॉक्स पे अपने आप को छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ब्लू कलर की कोई रॉक्स होती है? नहीं, तो ब्लू वाले को क्या किया जाएगा, ब्लू वाले को बर्ड्स आसानी से देख लेंगी और उन्हें खा लेंगी। तो आपके जो मीडियम वाले हैं, ब्लू वाले, एवरेज वाले, वो यहाँ पे नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही है, दोनों साइड वालों को सेलेक्ट कर रही है। जैसे आपने जेनेटिक्स में पढ़ा था, एक रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर और एवरेज था पिंक फ्लावर, ठीक, कुछ ऐसा ही केस यहाँ पे हो रहा है। सेल लिम्पेट भी उसका ही एग्जाम्पल है। ब्लैक होता है, वाइट होता है और ब्लू होता है। ब्लू वाले को नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि उनका प्रेडेटर उन्हें आइडेंटिफाई करके आसानी से खा सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट वाले सर्वाइव करते हैं, ब्लू वाले की को प्रेडेटर आसानी से किल कर देता है। ये चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों बात कर रहे हो? ये आपके सिलेबस में नहीं है एग्जाम्पल, तो नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन ये थ्योरी याद रखना कि आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप सॉल्व कर सको। बात अभी मत करो, बाद में कर लेना। देखो, ये हमने नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका नेचुरल सिलेक्शन खत्म होता है। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे ब्रांचिंग डिसेंट। दो टॉपिक्स हमारे बचे थे ना, नेचुरल सिलेक्शन खत्म, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचिंग डिसेंट। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक और टॉपिक कनेक्टेड है, ठीक है।
अच्छा, ये जो आपने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा ना, इसका आपको यूज़ आएगा, हार्डी वेनबर्ग एक प्रिंसिपल है वहाँ पे भी यूज़ आएगा। ब्रांचिंग डिसेंट पढ़ने के बाद हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ आएगा आपको काफ़ी। और आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में ही दे रखा है, पर नीचे जाके देखोगे तो वहाँ दिया है नेचुरल सिलेक्शन। तो कई लोग को डाउट होता है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का ही ये डायग्राम है, नहीं, वो नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स का आपको फिगर दे रखा है, ठीक है। अच्छा देखो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो मैं चाह रही हूँ कुछ और डेट्स जो हमारी बाकी रह गई हैं वो चीज़ आपको लिखवा दूँ, ताकि आप धीरे धीरे उन्हें भी याद करते रहो। पहले की सारी डेट्स याद हो गई हैं। 2-3 आपकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई हैं जो कि किसी टॉपिक से खास रिलेटेड नहीं है, अलग से आपको नोट करनी है। तो आज हमारे पास टाइम है, वो डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं और डेट्स देख लेते हैं, ठीक है। चलो, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके लिखो। सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स छोटी सी हेडिंग डाल लो और वहाँ पे 2-3 डेफिनेशन हमें लिखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट कहने का मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के ही हैं। मेरे साथ साथ लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ स्पेशलाइजेशन के लिए इतना ही दे रखा है, लेकिन उसने इनडायरेक्टली कुछ और चीज़ों का जिक्र किया है इससे रिलेटेड, तो मैं चाह रही हूँ उस चीज़ को आपको बता दूँ। आपके एनसीईआरटी में उन दोनों का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जिक्र है, ठीक है, उसके डेफिनेशन का जिक्र है, तो हम उसका नाम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप की स्पेशिएशन होती हैं, एक होती है एलोपैट्रिक, दूसरी होती है सिम्पैट्रिक, ठीक है। एक बार मेरे साथ लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसको हुआ? हो जाता है। इस चीज़ को लिखो, डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में लिखना शुरू करो, जो समझ में ना आए किसी को, बस तुम्हें आनी चाहिए। वही तो कह रही हूँ, तुम्हें बस आपस में समझ में आनी चाहिए, बाकी किसी को आए या ना आए। चलो देखो इधर, चलो देखो, हो गया, इधर देखो, देखो अभी नोट करते रहना। देखो, स्पेशिएशन मतलब होता है कि नई स्पीशीज़ का बनना। हमने अलग अलग तरीके पढ़ चुके हैं हम नई स्पीशीज़ के बनने के, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वेरिएशंस आती हैं। फिर हमने पढ़ा था आइसोलेशन की वजह से, डार्विन वाला, एक कोई जंगल है बड़ा सा, उसको बीच से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ की स्पीशीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ नई स्पीशीज़ बना लेंगी, बजाय कि यहाँ के कुछ और बनाएंगी, यहाँ के कुछ और बनाएंगी, ठीक है। या फिर क्या कर दिया जाए, यहाँ की कोई स्पीशीज़ को, जो स्पीशीज़ यहाँ के इन्वायरमेंट में अडाप्ट हो चुकी है, उसको ले जाके हम ऑस्ट्रेलिया में छोड़ाएं, ठीक है, या फिर उसको ले जाके हम पोलर एरिया में छोड़ाएं, अंटार्कटिका में छोड़ाएं। तो या तो वो मर जाएगी, या तो उसमें कुछ ऐसा एडाप्टेशन हो जाएगा जो यहाँ की स्पीशीज़ में नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो एक नई स्पीशीज़ बन गई, उनमें जब नए कैरेक्टर्स आ गए तो वो क्या बन गया, नई स्पीशीज़ बन गई। बात समझ में आई?
तो देखो आपकी दो तरह के स्पीशीएशन हो सकता है। स्पीशीएशन मतलब नई स्पीशीज़ का बनना। कैसे बन सकती है? दो तरह से। आप वैसे तो टोटल 4 होती हैं, लेकिन हमें वो सब ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें कितना पढ़ना है? 2 तरह का। पहला है एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक मतलब क्या होता है? स्पीशीज़ को एक जगह यहाँ रहती है, ले जाके हमने उसे कहीं और छोड़ दिया, जैसे कि अभी मैंने पोलर रीजन की बात कराई, ठीक है। तो वहाँ अगर वो सर्वाइव करेगी तो वो नई स्पीशीज़ बना देगी। क्लियर? तो जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अगर कोई स्पीशीज़ बन रही है तो उसे आप क्या कहोगे? एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, ठीक है, जगह चेंज होने की वजह से। दूसरा है सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक मतलब होता है यहाँ की यही स्पीशीज़ है, लेकिन उसमें अचानक से कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो क्या बना देगी? नई स्पीशीज़ बना देगी। ऐसे स्पेशिएशन को हम कहते हैं सिम्पैट्रिक। सिम मतलब सेम जगह पे है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। एलो मतलब अनदर जगह पे वो जाके नई बन रही है, सिम मतलब सेम जगह पे वो नई बन रही है, ठीक है। ओके, आज इतना ही।